हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब है कि आंकड़ों को कैसे इकट्ठा किया जाए। तो आंकड़ों को इकट्ठा करने की कई विधियां हैं। तो पहले हम देखेंगे आंकड़ों को इकट्ठा करने के स्रोत कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से सोर्सेज से हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 सोर्सेज हैं। पहला है प्राइमरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं हमारे? प्राइमरी सोर्सेज में हम आंकड़ों को जहाँ से उनका ओरिजिन है वहीं से कलेक्ट करते हैं। तो ओरिजिन से इनको कलेक्ट करते हैं। जिस तरह से आपको जिन शहर के डाटा कलेक्ट करने हैं तो जिन शहर के घर घर जाकर वो डाटा कलेक्ट करने हैं। ये हमें क्या देते हैं? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें वो हमें डायरेक्ट उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें हमें क्या होता है, वो स्रोत जहाँ से हम आंकड़ों को उनके ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं। कि जिस भी शहर के कलेक्ट कर रहे हैं उस शहर के घर घर जाकर वो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं हमारे? ये हमारे क्या देते हैं? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। सेकेंडरी सोर्सेज में हमारा क्या होता है, आंकड़ों को हम क्या करते हैं, किसी एजेंसी या संस्था से जो सूचना है वहाँ से कलेक्ट करते हैं। ये हम खुद घर घर जाकर कलेक्ट नहीं करते, बल्कि ये सोर्सेज में आंकड़े क्या होते हैं, पहले से ही कलेक्ट किए गए होते हैं। हम सिर्फ उनको वहाँ से यूं का यूं ले लेते हैं। तो ये हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। फिर है हमारा कि डाटा, जो प्राइमरी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा, और जो सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। तो अब हम इनको डिटेल में करेंगे। प्राइमरी डाटा क्या होते हैं? इसमें हमारा क्या होता है, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा। कि जो अनुसंधान करता है, खोज करता है, या जिसको आंकड़े कलेक्ट करने हैं, वो व्यक्ति जब अनुसंधान क्षेत्र में जाकर आरंभ से अंत तक स्वयं डाटा कलेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। मान लो जनसंख्या के डाटा हैं तो वो आरंभ से अंत तक हर घर में जाकर कलेक्ट किए जाते हैं, वो प्राइमरी डाटा है। जन्म की दर है, मृत्यु दर है, उनके डाटा हैं, वो जो आंकड़े हैं वो सारे हमारे क्या होंगे? प्राइमरी डाटा। मान लो हम किसी का जीवन स्तर के बारे में जानना चाहते हैं तो उन लोगों से स्वयं जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो प्राइमरी डाटा है। तो इससे हमें जो सूचना मिलती है वो हमारी क्या होती है? बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, क्योंकि जहाँ सोर्सेज थे वहीं से हमने क्या किया है? डाटा को कलेक्ट किया है। सेकेंडरी सोर्सेज में सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं? ये डाटा हमने खुद कलेक्ट नहीं किए, ये पहले से ही किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने कलेक्ट किए थे, हम तो सिर्फ उसका क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। ये डाटा हमारे क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक तो हमारे होते हैं प्रकाशित, जो पहले से ही छप चुके हैं। दूसरे होते हैं अप्रकाशित, जो अभी छपे नहीं है। कलेक्ट तो किए जा चुके हैं लेकिन छपे नहीं हैं। प्रकाशित में जिस तरह से जो हमारे न्यूज़पेपर में छपते हैं, या किसी ने अपना कोई रिसर्च की है, अपने रिसर्च में जो डाटा कलेक्ट किए हैं वो उनको क्या कर देता है? पब्लिश करवा देता है। किसी लाइब्रेरी की किसी बुक में होते हैं, या हमारी जो सरकार है, चीनी मिल है, वो चीनी से संबंधित डाटा क्या कर देती है? प्रकाशित करवा देती है। हमारे जो रिजर्व बैंक है वो अपनी बुलेटिन में डाटा प्रकाशित करवाता है। ये वो सारे स्रोत हैं। अप्रकाशित में क्या होते हैं? छपे नहीं है लेकिन ये डाटा क्या है? कलेक्ट किए हुए। जिस तरह स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जाकर हम देख सकते हैं, वो हमें जाकर कलेक्ट नहीं, वो ऑफिस से ही हमें पता चल जाती है। कितने वहाँ पर टीचर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ हमें पता चल जाती है। किसी जो मिल है उसमें श्रमिकों की संख्या हमें पता करनी है तो वो हमें वहीं से ऑफिस में जाने से ही पता चल जाती है। तो वो सेकेंडरी डाटा हमारे होते हैं। तो ये क्या होते हैं? फिर मेन क्या है? प्राइमरी डाटा जो होते हैं वो हम खुद तैयार करते हैं। ये लेकिन सेकेंडरी डाटा होते हैं, ये पहले से ही तैयार सामग्री होती है। तो इनमें क्या होता है? इस प्रकार से हम जिस प्रकार से चावल है, एक तो क्या होता है, हमने खुद बनाए हैं राइस, तो हमें पता है कि हमने कितना बढ़िया पानी यूज किया है, हमने कितने बढ़िया वाले चावल लिए हैं, कितनी बार उनको धोया है और कितने अच्छे से उनको पकाया है। तो उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो इनका प्रयोग में हमें किसी सावधानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सेकेंडरी डाटा किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने पहले से इकट्ठे किए होते हैं, तो इनके प्रयोग करते इसमें हमें कई बातों को की सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। चावल है किसी और ने बनाए हैं, हमें पता ही नहीं कि वो पहले हम जरूर देखते हैं खाने से पहले कि इसमें कोई मतलब व्यर्थ पदार्थ, चावल में कोई सुर्सी वगैरह तो नहीं है, या किस व्यक्ति ने बनाए हैं, बनाने वाला साफ सुंदर तो नहीं है, या कोई ऐसा ही व्यक्ति है जिसने गंदे से कपड़े पहने हुए हैं।
तो उसके बारे में हमें पता करते हैं। तो फिर जाकर हम यूँ देखते हैं कि इसने पानी कहाँ से लिया होगा, किस प्रकार से धोए हैं या नहीं धोए। तो वहाँ हम खाने से पहले उसमें थोड़ी सी सावधानी से इनको देखते हैं। तो सेकेंडरी डाटा में भी यही है, ये तैयार कच्चा माल है, ये तैयार सामग्री है। तो इस तैयार सामग्री का प्रयोग करते वक्त जो प्रयोग करता है वो देखेगा कि इसको कलेक्ट करने वाली संस्था कौन सी थी, कोई निजी संस्था थी या कोई सरकारी संस्था थी, और कलेक्ट करने वाले का उद्देश्य क्या रहा था, क्या वो उद्देश्य वही था जो हमारा उद्देश्य है, तो फिर तो ठीक है हम उसका प्रयोग। लेकिन यदि उद्देश्य उसका कोई और था, हमारा कोई और उद्देश्य होता है, तो हमें उनके प्रति क्या रखनी पड़ती है, सावधानी रखनी पड़ती है। हालांकि डाटा वही है एक व्यक्ति के लिए जब वो खुद इकट्ठा करता है प्राइमरी डाटा है, लेकिन वही डाटा कोई दूसरा यूज करता है तो उस समय उनका नाम क्या बन जाता है, सेकेंडरी डाटा बन जाता है। तो फिर है डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो इनमें क्या है डिफरेंस, हमारा डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का डिफरेंस है कि प्राइमरी डाटा तो हम क्या है, जहाँ उनका ओरिजिन है वहाँ से कलेक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल क्या होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, मान लो आज जो हमारा रूप है वो हमारा क्या ओरिजिनल है, लेकिन जब मेकअप है कर लेते हैं तो हम जो ओरिजिनल रूप है उसको हम क्या कर लेते, छुपा लेते हैं, उसको बनावटी बना देते हैं। तो ये डाटा अपने ओरिजिनल रूप में हैं, गंदे हैं तो गंदे हैं, साफ़ हैं तो साफ़ हैं। तो यहाँ से हमने उसको उनके ओरिजिन से इकट्ठा किया है, तो ये हमारे क्या होते हैं, बिल्कुल ओरिजिन होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है वो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा कलेक्ट किए होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एक तरह से तैयार माल की तरह होते हैं, तो ये ओरिजिनल नहीं होते। डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए उपयुक्तता में इसमें क्या होता है, अंतर होता है। जो हमारे प्राथमिक डाटा होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित जो उद्देश्य होता है उसके अनुकूल होते हैं, उनमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम अंधाधुंध क्या कर सकते हैं, अपने उद्देश्य के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होते हैं वो किसी और उद्देश्य के लिए कलेक्ट किए गए होते हैं, तो उनका प्रयोग करने से हम जब उनका प्रयोग करते हैं तो उनका प्रयोग करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में उनको थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ सकता है। उनका प्रयोग करते समय सावधानी तो हम ये रखनी पड़ेगी। डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन की कॉस्ट में डिफरेंस, तो देखो प्राइमरी जो डाटा है वो हर घर जाकर कलेक्ट करना पड़ता है, तो तीनों प्रकार की कॉस्ट में हमारा क्या आता है, एक टाइम की कॉस्ट है, समय है, वो ज़्यादा लगता है कि बहुत सारे एक दिन गया दूसरे दिन भी गया, तो टाइम की ज़्यादा लगती है। फिर हमारी जो मेहनत है वो भी ज़्यादा लगती है, और जो धन है वो भी ज़्यादा लगा कि डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों को हमने नियुक्त किया है, उनको पे देनी है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की लागतें क्या आती, ज़्यादा आती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है वो तो किसी न्यूज़पेपर के किसी मैगजीन से देख लिया, टीवी में न्यूज़ आ रही थी वहाँ से हमने कलेक्ट कर लिए। तो इस प्रकार से उनमें तो ना हमारा समय लगा, ना हमारा धन लगा, और ना ही हमारी मेहनत लगी। तीनों प्रकार की लागतें वहाँ पर क्या आती हैं, कम आती हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डाटा कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो इसमें हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में क्या होता है, हम प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, जिससे सूचना प्राप्त करनी होती है उसे डायरेक्ट क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उससे उसके बारे में जो सूचना प्राप्त करनी है वो सूचना पूछते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जिस प्रकार से हमारी जनगणना है तो वहाँ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड से हम करते हैं। तो सूचना देने वाले से हमारा क्या होता है, प्रत्यक्ष और सीधा संपर्क होता है, और हम सूचना प्राप्त करते हैं। तो ये विधि सक्सेसफुल है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा अनुसंधान करता है वो मेहनती हो, व्यवहार कुशल हो, निष्पक्ष हो और धैर्यवान होना चाहिए। उसको जहाँ से वो सूचना कलेक्ट करता है उस एरिया के लोगों की भाषा, उनके रहन सहन का स्तर, उनके रीति रिवाज, उनका ज्ञान होना जरूरी है। मान लो डाटा किसी गांव का कलेक्ट करना है तो उस व्यक्ति को उस गांव के लोगों की भाषा समझ में आनी चाहिए, वरना तो ये व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। आप सीधे जाके कहते हो कि हमें डाटा कलेक्ट करने हैं, आप कृपया सूचना दीजिए, तो ये भाषा तो उनकी समझ में ही नहीं आएगी। हालांकि आप हिंदी बोल रहे हो लेकिन वो ही समझेंगे कि पता नहीं किस लैंग्वेज में हमसे बातें कर रहे हैं। तो उनसे जाते ही तो हमें क्या पूछना है, मान लो कोई बुजुर्ग है तो वो आराम से हमें डाटा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, जो हमारी सूचना हमें प्राप्त करनी है। पहले जाके ताई राम राम, फिर ताई कैसी हो, तो उसकी लैंग्वेज में जब हम पूछेंगे
तो इजीली हमें क्या है, पानी भी पिलाएगी और इन्फॉर्मेशन भी देगी। और हमें उनके बारे में व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होती है, गांव की औरतों के बारे में गाली गलौज, थोड़े बहुत ऐसे शब्दों का, रूढ़ शब्दों का प्रयोग आम बात है। यदि हम उनको एक गाली समझ के वहाँ से भाग गए तो हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। तो व्यवहार कुशल भी होना जरूरी है। तो ये इसमें है। फिर ये सूटेबल कहाँ पर है, ये वहाँ पर सूटेबल है जहाँ पर जो अक्षेत्र क्या हो, लिमिटेड सा हो, छोटा सा हो। भी घर घर जाकर वहीं पूछ सकते हैं, जो छोटा सा क्षेत्र हो, बहुत बड़ा सा क्षेत्र होगा तो ये विधि उपयुक्त नहीं रहती। जहाँ आंकड़ों की जो ओरिजिनलिटी है वो ज़्यादा जरूरी है, कि उनकी शुद्धता ज़्यादा जरूरी है। जहाँ सूचना देने वाले से डायरेक्ट जो रिलेशन है, डायरेक्ट जो संपर्क है वो साधना आसान है, संभव है, भी हम डायरेक्ट उनसे मिल सकते हैं, तो वहाँ इसकी ये क्या विधि है, सुटेबल होती है। फिर इसकी कुछ मेरिट्स होती हैं। मेरिट्स क्या हैं कि एक तो ओरिजिनलिटी होती है इसमें, कि ये इस विधि में जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि वो जहाँ से के वो डाटा वहीं से उनको हमने कलेक्ट किया है। एक्यूरेसी होती है इसमें। एक्यूरेसी का मतलब, क्योंकि आंकड़े जिससे के आंकड़े थे उसी ने हमें सूचना बताई है, तो ये विधि हमारी क्या होती है, ज़्यादा शुद्धता होती है उन आंकड़ों में, क्योंकि हमने घर वालों से ही पूछा है कि आपके कितने बच्चे हैं, बच्चों की एज क्या है, तो उसको तो पता ही है, उसने हमें क्या बताई है, वो एक्यूरेट ही बताई है, इसलिए इसमें एक्यूरेसी होती है। रिलायबल होती है कि पूर्ण रूप से इस पर हम विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ये वहीं से कलेक्ट किए गए डाटा हैं। फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, रिलेटेड होती है। रिलेटेड क्या होती है, क्योंकि इस तरीके से सूचना हम कई उपयोगी सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं। मान लो हम साथ में गए हुए हैं, हम अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्रॉस चेकिंग भी कर लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति का बहुत 500 गज का मकान है और बिल्कुल बढ़िया गाड़ी खड़ी हुई है, 2 एसी लगे हुए हैं, हर रूम में फैन है, बढ़िया फर्नीचर है, और उससे जब हम उसकी इनकम पूछते हैं मान लो, तो वो 10,000 रुपये पर मंथ बताता है। तो हमें उसके स्टैंडर्ड को देखकर पता चल जाता है कि ये क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो यहाँ हमारी क्या हो जाती है, क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है, क्योंकि हम साथ में क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भी इसका क्या है, इस विधि का क्या मेरिट्स हैं। फिर इस विधि में क्या होती है, इस इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब, यदि कोई वन क्वेश्चन हमें लगता है कि एक्स्ट्रा है, इस क्वेश्चन को देखकर इसका जवाब कोई भी नहीं देना चाहता, हर व्यक्ति इस क्वेश्चन पर क्या हो जाता है, भड़क जाता है, तो हम उस क्वेश्चन को कट कर देते हैं और हमें लगता है कि 1-2 क्वेश्चन और ऐड करना चाहिए, तो हमारे हाथ में हम उन 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और किसी को कट भी कर सकते हैं। तो ये विधि हमारी क्या है, इलास्टिसिटी है इस विधि में। फिर इसमें यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, कि जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो एक व्यक्ति द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, इसके कारण हम उसकी डाटा की जो कंपैरिजन है वो आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके क्या है, हमारे डिमेरिट्स हैं, कि जो अवगुण हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अवगुण क्या है कि ये जब अक्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लिमिटेड एरिया के लिए ठीक रहती है, जब वाइड एरिया हो जाता है हमारा, वाइड एरिया में इस विधि की उपयुक्तता खत्म हो जाती है, कि बड़े से क्षेत्र में इस विधि को लागू करना मुश्किल हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है, पर्सनल बायस हो जाती है। पर्सनल बायस का मतलब क्या होता है, मान लो जनगणना के डाटा हैं, या फिलहाल की ही हम बात करते हैं कि अब स्कूलों में क्या होता है, टीचर्स की ड्यूटी लगती है कि ड्रॉप आउट को काउंट करके लाना है, लेकिन वो क्या करते हैं, हर घर जाने के बजाय 1-2 स्टूडेंट्स जिनको वो अच्छी तरह से जानते हैं उनके घर बैठकर डाटा को फुलफिल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, पर्सनल बायस हो जाती है, तो इसके कारण इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है। इस विधि में कई बार व्यक्ति जा करके जानबूझ करके पर्सनल बायस कर देता है कि ड्रॉप आउट की स्ट्रेंथ वो देना ही नहीं चाहता, क्योंकि पता है जिसने ड्रॉप आउट की स्ट्रेंथ बता दी उसके गले का जंजाल बन जाएगी, वो तो टीचर लिखते ही नहीं है। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि उसको पता है फिर सरकार कहेगी इस बच्चे को क्या है, ड्रॉप आउट है, इसको स्कूल में एडमिशन करवाओ, चाहे वो किसी भी तरह से करवाओ। तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो पर्सनल बायस के कारण वो क्या कर देता, गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं कि ऐसा ड्रॉप आउट केस कोई है ही नहीं, या जान पहचान वाले के घर चाय पी, उसी से पूछ लिया अगले घर वाले के कितने बच्चे हैं, क्या एज है, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन की गलत होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें हमारा क्या होता है, फिर कॉस्ट लेकर चले हम,
तीनों ही प्रकार की कॉस्ट ज़्यादा आती है। धन भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। एक व्यक्ति एक दिन ना मिले दोबारा भी जाना पड़ेगा, लंबा एरिया है, हर रोज़ मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ये है हमारा, तो ये इसकी क्या थी, हमारे कुछ डीमेरिट्स थी।